Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8 and this is our new NCERT book. In this book we are studying chapter number 3, the rise of the Marathas. We have already completed part 1 of this chapter and in this part we have studied about who are the Marathas, कौन थे, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था और फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी. ओके, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने कवर किया था पार्ट 1 के अंदर. अभी जो है हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का. लेट अस स्टार्ट. ओके, अभी जो है इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे द मराठास आफ्टर शिवाजी. मतलब शिवाजी जो जब उनकी डेथ हो गई थी तो मराठास क्या थे. ओके, शिवाजी हैड 2 सन्स. शिवाजी जो थे उनके 2 बेटे थे, संभाजी एंड राजा राम. ओके, आफ्टर शिवाजी's डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति. जब शिवाजी की डेथ हो गई थी तो संभाजी जो थे वो छत्रपति बन गए थे. संभाजी कौन थे? उनके बेटे थे. द मराठास वर देन द ओनली ऑब्स्टिकल टू टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन. उस टाइम पे जो था मुगल का जो कंट्रोल था उस टाइम पे पूरी तरीके से डेक्कन वाले एरिया में था. जब डेक्कन वाले एरिया में मुगल का पूरा कंट्रोल था तो उस टाइम पे जो मराठास तो वो एकमात्र रुकावट बन रहे थे उनके बीच में. औरंगजेब इन्वेडेड द डेक्कन एंड कॉन्कर द बीजापुर, आदिल शाही और एंड गोलकोंडा और कुतुब शाही सल्तनत. उस टाइम पे आप देखेंगे जो औरंगजेब था वो उसने आक्रमण किया डेक्कन वाले एरिया पे और वहां से उसने बीजापुर को अपने कब्जे में कर लिया, जहाँ पे आदिल शाही रूलर जो है वो रूल कर रहा था. एंड गोलकोंडा जो है ये यहाँ पे क्या था, गोलकोंडा सल्तनत में क्या होता है, कुतुब शाही जो है रूलर ये यहाँ पे रूल कर रहा था. ये सारे एरिया जो थे औरंगजेब ने अपने कब्जे में कर लिए थे. He then captured संभाजी and after torturing him brutally executed him. उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने संभाजी को भी क्या किया, उस पर भी हमला कर दिया, आक्रमण किया उसके ऊपर. और उसके बाद क्या हुआ, उसको बुरी तरीके से उसको टॉर्चर किया, बहुत उसके ऊपर अत्याचार किए और उसको बेरहमी से बुरी तरीके से उसको मार दिया. आफ्टर दिस ही कैप्चर्ड रायगढ़ द मराठा कैपिटल. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो रायगढ़ जो थी मराठा की जो कैपिटल थी वहां पे जाके हमला कर दिया. ठीक है. आफ्टर संभाजी राजा राम बिकेम द छत्रपति एंड फ्लेड टू गिंची इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु. जब संभाजी को जब उन्होंने बुरी तरीके से मारा और रायगढ़ जो है उसको अपने मराठा की जो कैपिटल थी उस पे भी हमला किया, उसके बाद क्या हुआ, राजा राम जो थे जो उनके दूसरे बेटे थे उनको छत्रपति बना दिया गया और उनको भगा दिया गया जिंजी के अंदर, जो कि जिंजी कहाँ है, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु का एरिया है. ओके, जिंजी कहाँ है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु. ओके, द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट द स्प्रेड टू साउथ इंडिया. उसके बाद क्या हुआ, जो मुगल और मराठा थे उनकी लड़ाइयां होने लग गई साउथ इंडिया वाले पार्ट को लेके जो कि डेक्कन में था. ओके, डेक्कन वाला एरिया मैं आपको बता देती हूँ कौन सा होता है. ये जो है साउथ वाला एरिया है, ये वाला यहाँ ये जो एरिया है ये डेक्कन होता है. ओके, इस एरिया को हम लोग डेक्कन बोलते हैं. ओके, तो इस एरिया को लेके मुगल और मराठा के बीच में जो है काफी लड़ाइयां होने लग गई. द मराठा staunchly defended the fortress and often had the upper hand over the Mughals in battles and skirmishes. फिर क्या हुआ, जो मराठास जो थे उन्होंने बहुत मतलब कि लड़ाइयां लड़ी और वफादारी से लड़ाई लड़ी जिससे कि वो अपने जो उनके किले थे उनकी रक्षा कर सके, उनको बचा सके. ऑफन हैड द अपर हैंड ओवर द मुगल्स इन बैटल्स. और उन्होंने मुगल्स जो लड़ाइयां लड़ रहे थे उसमें क्या किया था, अपनी जीत भी हासिल की और छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे उनसे भी उनमें भी बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी. स्किर्मिशेस का मतलब था छोटे छोटे ग्रुप में लड़ाइयां होना. औरंगजेब वाज thus unable to leave the Deccan and died without having succeeded in subduing the Marathas. औरंगजेब जो थे वो डेक्कन वाले एरिया को क्या कर दिया, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया और उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया without having succeeded in subduing the Marathas. और वो मराठा को हरा भी नहीं पाए. ठीक है. Who emerged as a strong contender to the Mughals, जो कि जो है एक बहुत बड़ा मतलब कंपटीशन हो रहा था मुगल्स और मराठास के बीच में. तो बहुत बड़े जो हैं उनके जो बीच में जो कंटेंडर रहे वो मुगल्स के लिए कौन रहे, वो मराठास रहे. नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव. और जब लंबे समय तक इस तरीके से उन्होंने अपनी रक्षा की, अपने किंगडम को बनाए रखा मराठास ने, तो लेड बाय ताराबाई. फिर मराठास का जो किंगडम था वहां पे ताराबाई जो है राजा राम की रानी थी, उसकी वाइफ थी, मेड लार्ज स्केल इनरोड्स इनटू मुगल टेरिटरीज. और वो घुस गई और वहां पे उन्होंने क्या किया, जो मुगल की टेरिटरीज थी वो वाला एरिया जो है अपने
कब्जे में कर लिया, इवन इवेंचुअली कॉन्करिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, ज्यादा से ज्यादा जो इंडिया का जो पार्ट था वो अपने कब्जे में कर लिया, और वहां पे उन्होंने बड़े बड़े रोड्स भी बनवाए जो कि मुगल टेरिटरीज का पार्ट हुआ करता था। During this rapid expansion, the Marathas themselves underwent a structural transformation. जब इस तरीके का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, मराठास की जो पावर है वो अपने किंगडम को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, वो लोग बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में जब कर लिया था, तो मराठास themselves underwent a structural transformation, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था मराठास के किंगडम में। The centralized state from Shivaji's time gave away to a more decentralized structure. जो मराठा का किंगडम था वो सेंट्रलाइज स्टेट था। कैसे था? कुछ ही ग्रुप के पास क्या होती थी, वो पावर होती थी। ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब एक ग्रुप होता था, मतलब एक ही ग्रुप जो है सेंटर में, वो ही जो है अपना पावर दिखाएगा, उसी का मतलब जो वो कहेगा वही होगा, और किसी को कोई हकदार नहीं था कि वो अपने शासन चला सके। तो सेंट्रलाइज स्टेट था। जिस तरीके से आप देखेंगे हमारे भारत देश के अंदर नरेंद्र मोदी हैं, तो यूनियन की बात करें तो यूनियन में क्या है, सेंट्रलाइज स्टेट है, तो वहां पे क्या है, यूनियन की पावर है। और इस तरीके से जो है मराठास के किंगडम में भी हो रहा था। शिवाजी टाइम गिव अवे टू अ मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ, शिवाजी ने धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को, सेंट्रलाइज स्टेट को डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में बदला। अब क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आ गए और सब लोग अपने अपने डिसीजन देने लग गए। जिस तरीके से आप देखेंगे हमारे भारत देश के अंदर भी जो यूनियन लेवल पे जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, और फिर आप नीचे देखेंगे उनके पास भी छोट मतलब कि पावर्स हैं। ठीक है, आप देखेंगे स्टेट लेवल पे अलग पावर है और लोकल लेवल पे अलग पावर है। तो जो सिर्फ सेंट्रलाइज स्टेट का मतलब होता है जिस सिर्फ एक ही पावर जो है वहां पे रूल कर रही है। डिसेंट्रलाइज में बहुत सारी पावर जो है, बहुत सारे लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का और अपने डिसीजंस को लेने का। ओके, स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति। तो ये सारी जो पावर है पूरी छत्रपति के आसपास थी, बट विद द चीफ्स वेल्डिंग मोर पावर। फिर क्या हुआ, चीफ्स आ गए, सरदार आ गए, उनके पास भी बहुत ज्यादा पावर थी। इन पर्टिकुलर द पेशवा, ए पर्शियन टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर। पर्टिकुलर में हम फिर पेशवा आ जाते हैं, और पेशवा क्या है, एक पर्शियन टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए, पर्शियन टर्म को यूज किया गया है जिसको बोला जाता है पेशवा। जो प्राइम मिनिस्टर होता था उसको वो लोग पेशवा नाम से पुकारते थे। वेल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंस इवन ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ। तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। ठीक है, छत्रपति का भी बहुत ज्यादा इस चीज पे प्रभाव था। इन पर्टिकुलर पेशवा बाजीराव वन एंड हिज सन नाना साहेब पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ द मराठास। फिर आप देखेंगे कि पेशवा बाजीराव आ जाते हैं, ठीक है, वन, उनके बेटे आ जाते हैं नाना साहेब पेशवा। तो इन्होंने क्या किया, जो पावर्स थी मराठास की उसको एक्सपेंड किया पूरे इंडिया के अंदर। ओके, पैन इंडिया एक्सपेंशन हुआ मराठास का जब पेशवा बाजीराव वन आए और उनका बेटा नाना साहेब पेशवा आया उस टाइम पे। ओके, द मराठास ब्रॉट लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया फिगर 3.11 अंडर द कंट्रोल एंड जनरली रूल देम वेल। मराठास जो थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंडिया का जो पार्ट था वो अपने कब्जे में कर लिया था। फिगर 3.11 में आपको शो किया गया है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। बट अंडर द कंट्रोल एंड जनरली रूल देम, और वहां पे उन्होंने अपना रूल भी किया। जो मराठास ने अपने एरियाज को ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स इंडिया का अपने एरिया में किया था, अपने कंट्रोल में किया था, वहां पे उन्होंने अपना शासन भी चलाया, बट विद रीजनल चीफ्स एक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी। लेकिन जो वहां के लोकल के चीफ्स थे उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर आ गई थी और उनकी ऑटोनॉमी हो गई थी, वही अपना शासन चला रहे थे। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओकेजन इनडिसिप्लिन। इससे क्या हुआ, मतलब कहीं भी कोई शिष्टाचार नहीं रहा। ठीक है, एंड अब्यूज, बहुत गाली गलौज हुई। इन स्टार कॉन्टेस्ट विद शिवाजी वैल्यू, और जो शिवाजी की जो वैल्यू थी वो सब जो है उनका भी अपमान हुआ। फॉर इंस्टेंस द मराठास 10-year campaign in Bengal inflicted much cruelty and devastation on the common people। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जब मराठास ने 10 साल का अभियान चलाया था बंगाल के अंदर, वहां पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुए लोग के ऊपर, वहां पे जो कॉमन लोग रहते थे, और बहुत सी चीजों का क्या जो है उसमें बर्बाद हुई। लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, बहुत अत्याचार किए गए जो वहां के लोकल पीपल रहते थे उनके ऊपर। ठीक है, ये फिगर है 3.10। फिगर 3.10 जो है ये छत्रपति शाहू महाराज की ये फिगर शो किया गया। इसमें शामबाजी के जो बेटे थे शाहू महाराज, सीटेड राइट, वो राइट साइड में बैठे हैं। ओके, कहाँ बैठे हैं, वो राइट साइड में बैठे हैं। और एंड स्पोर्टिंग अ फैल्कॉन इन काउंसिल विद नाना साहेब पेशवा, और उनके पास क्या है, एक फैल्कॉन है, एक पक्षी है जो कि सलाह देता था
नानासाहेब पेशवा को। ओके, इन देयर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन, अगर हम नॉर्थ वाले एरिया की बात करें जहाँ पे उन्होंने मराठास ने अपनी पावर को एक्सटेंड किया था, अपनी पावर अपना जो है इंडिया वाले पार्ट पे एक्सपेंशन किया था टेरिटरीज को, तो वहां पे क्या हुआ था, मराठास ब्रीफली कंट्रोल द एरियाज ऑफ लाहौर, अटक एंड इवन पेशावर इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। जो नॉर्थवर्ड में अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, इवन पेशावर की हम बात करें, जो कि मॉडर्न डे पेशावर कहाँ है, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर आता है, एरिया जो है लाहौर का और अटक, ये सब पेशावर के एंड इवन पेशावर जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान बोला जाता है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो है नॉर्थवर्ड में एक्सटेंशन हो रहा था। इस एरियाज पे जो है वहाँ पे जो मराठास थे वो कंट्रोल करना उन्होंने शुरू किया था। दे फॉट विद अफगान्स, और उन्होंने अफगान्स जो थे उनसे लड़ाइयां लड़ी, एंड डिस्पाइट सफरिंग अ डिजास्टर डिफीट एट पानीपत, उस वजह से जो है उन्हें बहुत ज्यादा जो है झेलना पड़ा था, और एक हार जो है उन्हें, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 के अंदर, उन्होंने जो है हार माननी पड़ी थी अपनी, जो ये थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत हुई थी वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। इसमें मराठास जो थे वो क्या हुआ था, they fought with Afghans and despite suffering a disaster defeat at Panipat in 1761, they quickly recovered during the time of Peshwa Madhavrao I। तो उसमें क्या हुआ था, मराठास जो थे वो उनको अपनी हार माननी पड़ी थी। ओके, disaster definite, okay, they quickly recovered during the time of Peshwa Madhavrao I। और फिर उन्होंने क्या किया, जो पेशवा जो थे वहां के माधवराव I, उन्होंने वहां से क्या किया, जल्दी जैसे वो हार गए थे तो वहां पे पूरा उन्होंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया था, रिकवर कर लिया था उस टाइम पे, अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी सिंधे, also known as महादिया सिंधिया। उस टाइम पे एक नेतृत्व चला था महादजी सिंधे का, जिनको महादी सिंधिया भी बोला जाता है। दे वेंट ऑन टू रिकैप्चर दिल्ली इन 1771, और वो गए और उन्होंने दोबारा से जाके जो है दिल्ली के अंदर जो है 1771 में जाके कब्जा किया, उसको अपने अंडर किया उस एरिया को, विच रिमेन अंडर द कंट्रोल टिल द ब्रिटिश कैप्चर्ड 3 डिकेड्स लेटर, और उसको अपने कब्जे में किया। फिर वहां पे क्या होता है, 30 साल के बाद क्या होता है, वहां पे 30 ईयर्स के टिल द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश आते हैं तो 30 साल के बाद ब्रिटिश जो होते हैं वो भी दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जब हम 18th सेंचुरी की बात करें, द चीफ राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वर द मराठास। जब 18th सेंचुरी के हाफ की बात है, इट मींस 1750 के टाइम की अगर हम बात करें, उस टाइम पे क्या हुआ, चीफ राइवल्स जो थे ब्रिटिश के इंडिया के अंदर वो मराठास थे। मतलब ब्रिटिश और मराठास में जो है बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी, बहुत ज्यादा उनके साथ कंपटीशन चल रहा था। 3 Anglo-Maratha wars, such as they are called, were fought between 1775 and 1818। और जब 18th सेंचुरी के हाफ के टाइम पे में 1750 के टाइम के समय क्या हुआ, जो प्रतिनिधि थे ब्रिटिश के, और ब्रिटिश के इंडिया के अंदर जो प्रतिनिधि थे वो मराठास थे। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि 3 एंग्लो मराठास वॉर्स जो हैं होती हैं वो किसके बीच में होती हैं। एंग्लो मराठा वॉर क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। एंग्लो मराठा वॉर होती है, एंग्लो मींस इंग्लिश, ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में जो वॉर्स होती हैं वो हुई, और वो कब तक चली, 1775 से लेके 1818 तक क्या होगा, ये एंग्लो मराठा वॉर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, owing to the Marathas' increased internal disunity and the superior organizational technological abilities of the British, they succeeded in ending the Maratha power। फिर क्या हुआ, जब मराठास जो है वो एम्पायर जो है, मराठास की जो पावर है, किंगडम जो है वो वीक हो जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है, उनकी जो पावर होती है, इंटरनल डिसयूनिटी होती है, जो लोगों में एक एकता होती है वो बिखर जाती है, वो टूट जाती है। एंड सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्नोलॉजी एबिलिटीज जो है वो किसकी देखने को मिलती है, ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश की। दे सक्सीड इन एंडिंग द मराठा पावर, और वो जीत जाते हैं कि जो मराठास की जो पावर होती है उसको बिल्कुल कमजोर कर देते हैं और मराठा एम्पायर को बिल्कुल डिक्लाइन कर देते हैं, और ब्रिटिशर्स जो हैं इस चीज में कामयाब हो जाते हैं। इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन द मुगल्स और एनी अदर पावर। फिर क्या होता है, जो ब्रिटिश होते हैं वो इंडिया, जो मराठास के हाथ में जो पावर होती है, ठीक है, वो किसके हाथ में आ जाती हैं, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती हैं। और उससे पहले आपने देखा था जो पावर्स
मुगल्स के हाथ में थी, वो सारी पावर्स जो हैं अब आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती हैं। ओके, हाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो 3.11 वाला फिगर है इसको आप देख लीजिए, जो कि हमने पढ़ा था ना कि जो मराठास जो थे उन्होंने बहुत सारा पार्ट्स जो इंडिया का अपने कंट्रोल में कर लिया था और उस पर रूल भी किया था, तो वो ये है। ओके, जो कि एक्सटेंट ऑफ मराठा एम्पायर आपको 1759 में देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया जो है पूरा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पेशावर हो गया, एटक हो गया, लाहौर हो गया, दिल्ली, ये तो यहाँ से तो इंडिया वाला एरिया शुरू करता, मतलब इतना एरिया जो था पाकिस्तान का, यहाँ पे भी क्या कौन रूल कर रहे थे, यहाँ पे भी मराठास रूल कर रहे थे। ओके, इस वाले एरिया में भी मराठा ने पाकिस्तान वाले एरिया में भी अपना जो है एक्सपेंड कर लिया था अपने टेरिटरीज को। ओके, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ऑटोनॉमी जो है वो अचीव कर ली थी। ओके, और इंडिया में मराठा एम्पायर कहाँ कहाँ से फैला है, देखो ये वाला इंडिया, दिल्ली था, जयपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद, इंदौर, वडोदरा, नागपुर, कटक, ठीक है, और ये पुणे और सतारा, कोल्हापुर, ये सारा एरिया जो है यहाँ से लेके ये थंजावुर, यहाँ तक पूरा एरिया जो है आप देखेंगे, ये पूरा एरिया जो है मराठास का यहाँ तक एम्पायर जो है एक्सपेंड हो गया था, यहाँ तक उन्होंने एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। मराठा का एम्पायर, मराठा का पूरा ये सारा एरिया जो है ये शो करता है कि ये जो है मराठा का एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। द मराठा एम्पायर इंक्लूडिंग ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, और कुछ मराठा के एम्पायर जो है वहां पे ट्रिब्यूटरी स्टेट्स भी देखने को मिलेंगी। सिटीज कहाँ पे रूल कर रहे थे मराठास और रिलाइज कहाँ थे, सिटीज अंडर अदर रूलर्स के अंडर में कौन कौन सी सिटीज थी, तो ये पूरे इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि अदर इंडियन रूलर्स कौन कौन से थे जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, वो कौन कौन थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, पोर्चुगीज थे, और ये सारा उन्होंने बताया है कि कौन कौन सा एरिया जो है मराठा के कब्जे में था। ओके, डोंट मिस आउट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हम देख लेते हैं। Did you know that Nana Fadnavis, a powerful official under the Peshwas, is credited with organizing the first pan-India anti-British alliance? क्या आप जानते हैं जो नाना फडणवीस जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग और ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, वो भी किसके अंदर अंडर थे, काम कर रहे थे पेशवास के अंदर। ओके, उनको जो है क्रेडिट दिया जाता है, उनको शाबाशी दी जाती है कि उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है एंटी ब्रिटिश अलायंस जो है उसको फॉर्म किया था, ऑर्गेनाइज किया था। किसने, जो नाना फडणवीस जो थे ये पावरफुल ऑफिशियल थे अंडर द पेशवास, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस किया था। ठीक है, ही इवन यूनाइटेड विद ओल्ड एडवर्सरीज लाइक हैदर अली ऑफ मैसूर एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद इन द एंडेवर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जो उनके एडवर्सरीज थे, एडवर्सरीज मींस उनके जो पुराने दुश्मन थे, जैसे कि हैदर अली ऑफ मैसूर और निजाम ऑफ हैदराबाद, उनके साथ भी क्या किया, यूनाइट होके जो है इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। ओके, और एंग्लो कार्नेटिक वार्स हुई थी इनके बीच में, किसके बीच में, हैदर अली ऑफ मैसूर और निजाम ऑफ हैदराबाद। ओके, उनके साथ भी जो है पुरानी दुश्मनी थी, उनके साथ जो है उन्होंने युद्ध की। ओके, ये शो किया गया है फिगर 3.12, इसको हम देख लेते हैं। ये फिगर आपको शो की गई, इसमें बताया है ए मोरल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडिंग बिफोर नाना फडणवीस एंड महादी सिंधे आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। मतलब फर्स्ट एंग्लो जो मराठा वार हो रही थी तब नाना फडणवीस और महादी सिंधे ने किस तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ओके, ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने। ओके, इन्होंने बताया। ओके, अब हम जो है इसमें मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो मराठा जो थे उनका प्रशासन कैसा था, कैसा चल रहा था। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल लोग वहां रह रहे थे तो उनका प्रशासन कैसा था। शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम। शिवाजी जो थे उनका जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था अपने किंगडम के अंदर। सेंट्रलाइज मीन्स जो पावर है वो एक ही के हाथ में होगी, ठीक है, और बाकी और एकदम सेंट्रल में जो है एक रूलर होगा, वही रूल करेगा, वही बताएगा, वही सब कुछ होगा, डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसी के हाथ में थी। इस तरीके से शिवाजी जो थे वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने किंगडम में चला रहे थे। ही अबॉलिश्ड द हेरिडिटरी पोस्ट, और उन्होंने जो है हेरिडिटरी पोस्ट को खत्म कर दिया था। हेरिडिटरी पोस्ट का मतलब होता है जैसे कि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के बाद जो है जो उनकी जो पोस्ट है वो आपको मिल जाए, आपके मतलब उनके बेटे को मिल जाए। इस तरीके से जो है
जनरेशन बाय जनरेशन क्या था, हेरिडिटरी पोस्ट चली आ रही थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। किसने? शिवाजी ने। जनरली प्रैक्टिस अंडर द सुल्तान और मुगल। और ये चीजें जो है हेरिडिटरी पोस्ट जो थी, ये सुल्तान वगैरह जो है इस तरीके की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते थे। और मुगल के समझ जब मुगल साम्राज्य चला था उस समय भी इस तरीके की हेरिडिटरी पोस्ट जो है वो हुआ करती थी। एंड लैंड असाइनमेंट्स एंड पेड सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। तो यहाँ पे क्या होता, शिवाजी क्या करता था, जो लैंड के असाइनमेंट्स थे होते थे और जो सैलरी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को दी जाती थी वो अपने खुद के खजाने से देता था, तो उसके स्टेट की ट्रेजरी हुआ करती थी उसके अंदर से। Many officials were periodically transferred as well as ensuring that they would not have enough power to dictate terms to the king. बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलरली टाइम टू टाइम उनका ट्रांसफर भी होता रहा और उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जो है, जो वहां पे एक राजा जो रूल कर रहा था, तो इतनी पावर नहीं थी जो वहां के ऑफिशियल्स वगैरह रहा करते थे, क्योंकि वहां पे एक डिक्टेटरशिप थी। सारी जो पावर है वो किंग के हाथ में थी, शिवाजी के हाथ में। तो जो बहुत सारे ऑफिशियल्स थे तो उनके पास इतनी पावर नहीं होती, तो उनको ट्रांसफर दिया जाता था उस टाइम पे। Shivaji also gave pensions to widows of soldiers who died in battles, even often offering military posts to their sons. शिवाजी जो थे वो पेंशन देते थे विडोज ऑफ द सोल्जर, ऐसे सोल्जर्स जिनकी डेथ हो जाती थी, तो उनकी वाइफ को क्या करते थे, वो एज अ पेंशन देते थे उनके लाइवलीहुड को जीने के लिए। ओके, हु डाइड इन बैटल्स, जो युद्ध में मारे जाते थे, तो शिवाजी उनको पेंशन देते थे एज उनके सोल्जर्स की वाइफ को। इवन ऑफरिंग मिलिट्री पोस्ट टू द सन्स, और मिलिट्री पोस्ट भी दी जाती थी उनके बेटे को। मान लीजिए किसी के फादर आर्मी में है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बेटे को क्या हो जाता था, उसकी जगह जॉब उसको फौज में भर्ती कर दिया जाता था। इस तरीके से जो है शिवाजी जो थे मिलिट्री पोस्ट जो है उनके बेटों को दिया करते थे, जो जिनके पिताजी युद्ध में शहीद हो जाते थे। Thus demonstrating his care for the soldiers and the families। ये चीज दिखाती है कि जो शिवाजी जो था वो कितनी केयर करता था अपने सैनिकों की और अपने जो उनकी फैमिली हुआ करती थी, मतलब जो युद्ध में लड़ते थे, जिनकी फैमिलीज मतलब जिनके मेल मेंबर जो लड़ाई लड़ते थे, तो उनकी केयर करता था वो। उस तरीके से ये चीज दिखाते हैं कि शिवाजी जो था वो कितना केयरिंग नेचर का था, लविंग एंड केयरिंग नेचर का था। ओके, अभी जो है हम फिगर 3.13 को देख लेते हैं। ये है फिगर 3.13। शिवाजी मेंटेन गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज ओन नेम। शिवाजी ने क्या किया था, गोल्ड और कॉपर के जो कॉइन्स थे वो अपने नाम से जो है खुदवाए थे, उस पे बनवाए थे, सिग्निफाइंग हिज सॉवरेनिटी। और उसने ये भी दिखाया था, अपनी सॉवरेनिटी को दर्शाया था, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंट पावर को दर्शाया था। The use of the Devanagari script was also an assertion of his cultural identity। और जो जिस देवनागरी स्क्रिप्ट को इस पे यूज किया गया था कॉइन्स के ऊपर, वो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, श्री शिव, ठीक है, और ये छत्रपति लिखा हुआ है। तो ये चीज क्या शो कर रही है, ये उनके गोल्ड और कॉपर कॉइन्स में उनकी सॉवरेनिटी को शो कर रही है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को दिखा रही है। इस तरीके से ये जो कॉइन्स थे ये शिवाजी ने छपवाए थे, बनवाए थे। ओके, थिंक अबाउट इट। ओके, शिवाजी इशू स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिशियल नॉट टू मिसट्रीट द सब्जेक्ट्स और टू फोर्सफुली ग्रैब इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास फ्रॉम देम। शिवाजी जो थे उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है कुछ उपदेश दिए थे अपनी प्रजा को बचाने के लिए, ऐसे ऑफिशियल्स को और बचाने के लिए, और नॉट टू मिसट्रीट द सब्जेक्ट्स, और अपनी प्रजा को बचाने के लिए कि कोई भी जो है उनकी प्रजा को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनको फोर्सफुली ग्रैब नहीं करेगा, इवन उनसे जो है छोटा सा भी एक घास का तिनका जो है उनसे नहीं लिया जाएगा। इस तरीके की बात जो है शिवाजी ने उपदेश में लिखी है, ठीक है, कि जो मेरी प्रजा है उससे आप छोटा सा भी तिनका जो एक घास का वो तक नहीं लोगे, उनको उनके ऊपर कोई जबरदस्ती का प्रेशर नहीं अपनाओगे। इन वन ऑफ द लेटर्स इशू टू हिज ऑफिशियल्स, शिवाजी से एक पत्र लिखता है शिवाजी अपने ऑफिशियल्स को, और उसमें शिवाजी क्या कहता है, उसमें शिवाजी ये कहता है, वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज रिक्वायर्ड फॉर द नेवी। अगर आपको लकड़ी चाहिए टीक के पेड़ की नेवी के लिए, जो फोर्स वो मेंटेन करता था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इफ नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको जंगल से पेड़ लकड़ी चाहिए तो, एंड देन प्रोसीड, ठीक है। अदर ट्रीज लाइक द मैंगो एंड जैकफ्रूट आर आल्सो यूजफुल। उसने ये भी बताया कि बहुत सारे पेड़ थे होते थे आम के, और जैकफ्रूट मीन्स कटहल का पेड़,
वो बहुत ज्यादा यूजफुल थे उनके लिए, कोई भी उनको छुएगा नहीं, बट डू नॉट टच देम बिकॉज सच ट्रीज टेक मेनी इयर्स टू मैच्योर, क्योंकि ऐसे पेड़ों को मैच्योर होने में, बड़ा होने में काफी साल लग जाते हैं। एंड पीपल लुक आफ्टर देम एंड लाइक द चिल्ड्रन, और बच्चे जो लोग वहां रहते थे वो इस तरीके से इन पेड़ों की देखभाल करते थे जैसे कि ये इनके बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा केयर करते थे, उन पेड़ों की पानी देना टाइम से, ठीक है, बहुत उनकी केयर की जाती थी। इफ यू कट देम, अगर तुम उनको काट दोगे ना, विल देयर सोरो एवर एंड, तो उनका दुख जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। इफ यू अकम्प्लिश समथिंग बाय ऑप्रेसिंग अदर्स, अगर आपका काम जो है किसी को अत्याचार करके या किसी को दबा के अगर आप अपना काम पूरा कर लेते हो ना, इट पेरिश सून, तो वो चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अलोंग विद द ऑपरेसर्स, और जो उनके अत्याचारी थे उनकी अगर बात करें, देयर इज हार्म इन द एब्सेंस ऑफ सच ट्रीज एज वेल एज, तो उन्होंने बताया कि और इस तरीके से जब आप पेड़ काटोगे तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देयरफॉर डू नॉट यूज फोर्स इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो इस उन्होंने ये बताया किसी भी स्थिति में हमें कभी भी किसी पे दबाव नहीं बनाना है। तो ये चीज बताती है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, वो इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज्यादा सजग थे, बहुत उनको मतलब लव और केयरिंग नेचर था उनका इन्वायरमेंट के प्रति। ओके, अब जो है हम लोग देख लेते हैं शिवाजी के अष्ट प्रधान मंडला और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर की बात करते हैं। ये क्या है, शिवाजी के अष्ट प्रधान मंडल मंडला की बात है, मतलब मंत्रिमंडल की बात है, जो कि उनके मंत्रिमंडल में जो है 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो कि आपको फिगर 3.14 में डिस्कस किया गया है। ओके, इसको हम समझ लेते हैं। टू असिस्ट हिम विद एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। ये देखिए छत्रपति शिवाजी किंग है, सोवरगन किंग, मतलब उसके पास सारी पावर है, वो एक मेन लीडर है यहाँ का, मतलब एक राजा है, और उसके 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे, मैं अगर स्टार्टिंग से शुरू करूँ, प्रधान जो होता था वो प्राइम मिनिस्टर बुलाता था उसको, सचिव जो होता था वो लैंड रेवेन्यू का मिनिस्टर होता था, और ये जो है न्यायाधीश, ये चीफ जस्टिस का काम करता था। पंडित राव जो थे वो हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हुआ करते थे, जो धार्मिक मामले होते थे उनमें अपनी सजेशन और राय लेते थे। सेनापति कमांडर होता था चीफ का, और सुमंत जो होते थे मिनिस्टर्स होते थे फॉरेन अफेयर्स के, बाहर से कोई बातचीत करनी तो उनका काम सुमंत करते थे। मंत्री कौन होते थे, इंटेलिजेंस मिनिस्टर होते थे, ये अपने डिसीजंस लेते थे दिमाग से। अमात्य कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वित्त मंत्री होते थे। ओके, तो ये जो है हमने बात की छत्रपति जो सोवरगन किंग था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे लोग जो है उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। तो इन्होंने क्या किया है, जो भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स को, उनको अष्ट प्रधान मंडला बताया है, और उनके जो है अपने अपने एक उनके टर्म्स दे दिए गए हैं उनको कि उनको क्या बोला जाता था उनकी लैंग्वेज में। सचिव लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करता था, न्यायाधीश चीफ जस्टिस हुआ करते थे, पंडित राव हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर हुआ करते थे, सेनापति कमांडर इन चीफ को बोला जाता था, और सुमन जो थे वो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स थे, इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मंत्री बोला गया, अमात्य जो थे फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। ओके, Marathas often levied taxes called chauth, 25% and Sadeshmukhi, and additional 10% to chauth from provinces that were not directly under them. मराठास जो थे वो टैक्सेस उनको मिलता था, कलेक्ट करते थे। जो टैक्सेस था वो दो फॉर्म में आ रहा था, टैक्सेस जो थे वो कलेक्ट करते मराठास को, जो टैक्सेस जो देते थे ना वो दो फॉर्म में उन्हें देना, उन पे लगाया गया था टैक्सेस। वो कैसा था टैक्सेस, वो दो तरीके से टैक्स थे। चौथ होता था एक जो कि 25% लिया जाता था, और स्वदेशमुखी जो था उसमें एडिशनल 10% जो है वो चौथ का हुआ करता था। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि चौथ क्या होता था। चौथ जैसे कि कोई एरिया किसी मराठास के अंडर में था, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला था कि जो भी राजा, अगर कोई भी टेरिटरी जो है उसके राजा की है, और वहां पे जो है कोई भी जो राजा जो है वो रूल कर सकता है उसके ऊपर, अगर और वहां पे कोई भी बाहर से जो पावर है वो इस एरिया में कोई भी बाहर से पावर जो है अगर उसके ऊपर अटैक करती है, तो राजा क्या करता था, उनकी हेल्प करता था। तो उसके बदले में राजा की ये डिमांड थी कि तुमको मुझे जो है वो
टैक्स देना पड़ेगा, 25% जो है उस टेरिटरी का लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो ये जो है डिमांड रखी थी मराठास ने। तो उन्होंने मतलब जो एरिया उनके अधीन नहीं था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा एरिया जो मतलब कि मराठास जो है उस एरिया को, वो वहां पे कोई इंडिपेंडेंट किंग रूल करेगा, लेकिन वहां पे जो राजा जो है मराठास जो है उस एरिया पे कोई वहां का कोई अटैक जो है अगर करता है तो उसको राजा जो है वो बिल्कुल मराठास जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बदले सिर्फ उनकी एक ही डिमांड थी कि तुम हमें जो है चौथ दोगे, मतलब उसके बदले तुम मुझे इतना 25% टैक्स दोगे, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और वो उस पर मैं कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा, तुम्हारी शिक्षा करूंगा। तुम्हारा बस एक कर्तव्य बनता है कि जो भी राजा उस एरिया पे रूल करेगा, एक एरिया होता था वो अलग किसी भी किंग को दे दिया जाता था, वो वहां रूल करेगा, बस तुम्हें उसमें उसके बदले तुम्हें बस टैक्स देना है, कोई भी तुम पे बाहर की पावरफुल जो पावर है वो अटैक नहीं करेगी। तो इस वाले एरिया से जो रेवेन्यू लिया था उसको चौथ बोला जाता था। सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी वो एरिया होता था जो राजा के अंडर हुआ करता था। वहां पे उसने क्या किया था, 10% जो है मतलब 10% जो है, 25% तो चौथ का था, तो उसने उससे ज्यादा 10% जो है उसने सरदेशमुखी में लेना शुरू कर दिया था टैक्स का। उस प्रोविंसेस थे दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम, जो उसके अंडर नहीं हुआ करती थी, इंक्लूडिंग प्लेसेस इन डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया। और ये जो चौथा सरदेशमुखी जो उसने लिया था वो डेक्कन वाले एरिया और नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट से लेना शुरू कर दिया था। मतलब चौथ वाला एरिया तो मैंने आपको बता दिया जो राजा के अधीन नहीं हुआ करता था, उसके बदले उनको कुछ देना पड़ता था, कोई भी इंडिपेंडेंट पावर वहां पे रूल कर सकती है, बस तुम्हें टैक्स देना है। स्वदेशमुखी वो एरिया होता था जो राजा के अधीन होता था, वहां पे वो इस तरीके का उसने टैक्स लैंड रेवेन्यू जो है वो इतना परसेंट 10% जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो चौथ का चार्ज किया था। ओके, in return the Marathas protected those provinces and did not intervene in their internal administration। तो इस तरीके से जो है मराठास ने जो है वो इन प्रोविंसेस को क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था, उनकी रक्षा की थी, और उनके जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, आंतरिक जो प्रशासन के मामले में वो कभी भी मतलब दखल अंदाजी नहीं करते थे। द मुगल्स ऑल्सो अप्रूव ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज। और मुगल्स जो थे, मुगल्स के टाइम पे जो मुगल का एम्पायर था उस टाइम पे उन्होंने भी इस तरीके की बहुत सारी ट्रीटीज की थी। एंड ओवर टाइम सम ऑफ दीज प्रोविंसेस बिकम अ पार्ट ऑफ द मराठा एम्पायर। और इस तरीके की जो है लैंड रेवेन्यू वाला जो सिस्टम था, जैसे कि उन्होंने चौथ और स्वदेशमुखी बोला है, तो इस तरीके की ट्रीटीज जो थी वो मुगल्स भी करते थे अपने समय के टाइम पे। लेकिन जो कुछ प्रोविंस हुआ करती थी, अब क्या हुआ, कुछ प्रोविंस जो थी इस तरीके से जो है मराठा एम्पायर के, मराठा साम्राज्य की पार्ट बन गई थी, ठीक है, उसका एक हिस्सा बन गए थे। डोंट मिस आउट, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हम देख लेते हैं। इन द 18th century the Marathas often adopted the Mughal style of coinage owing to its popularity but added their own cultural symbols to it। 18th century के दौरान क्या हुआ, मराठास ने अपने खुद के जो स्टाइल जो है कॉइन स्टाइल के कॉइन बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। जो उस टाइम पे मुगल का स्टाइल चलता था, मराठास अपना स्टाइल लेके आए थे उनको पॉपुलर करने के लिए। उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने खुद के कल्चरल सिंबल्स डालने शुरू कर दिए थे, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा भी था। फॉर इंस्टेंस दिस रेयर मराठास कॉइन नोन एज गणपति पंत प्रधान रुपी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स बने थे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट डाली थी। इस तरीके से जो है मराठास जो है अपने जो है इसमें मराठास ने क्या किया, अपना कल्चरल सिंबल्स जो है वो ऐड करना शुरू कर दिया था इन कॉइन्स के अंदर। जैसे कि मराठास ने जो कॉइन्स लेके आए थे उनका नाम क्या था, गणपति पंत प्रधान रुपी। ये इस तरीके के जो है सिक्के उन्होंने क्या किया, छपवाए, ठीक है। वो भी किस टाइम पे, इन द अर्ली 19th century के दौरान, बाय द पटवर्धन। किसके जरिए करवाए थे उन्होंने, पटवर्धन के जरिए। पटवर्धन कौन हुआ करता था, जनरल हुआ करता था अंडर द पेशवास। फीचर्स इंस्क्रिप्शन 2 स्क्रिप्ट्स, और 2 स्क्रिप्ट्स में उन्होंने इस तरीके के कॉइन्स जो हैं खुदवाए और बनवाए। वो कौन कौन सी स्क्रिप्ट हुआ करती, देवनागरी और पर्शियन। वन साइड इज एन इन्वोकेशन टू द गणपति। एक साइड उन्होंने क्या किया था कि गणपति जी का इन्वोकेशन खुदवा के गणपति जी जो है गणपति जी का इन्वोकेशन करवाया था, गणेशा जी का। while the other declares loyalty to the पेशवा। और दूसरी तरफ क्या था, जो पेशवा की जो वफादारी थी उसको दिखाया था। ऑफन रेफर टू एज पंत प्रधान इन मराठी, जिसको मराठी के अंदर पंत प्रधान बोला जाता है। ओके, आई होप मैं जो ये चैप्टर जो है फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा,
मैं इस चैप्टर को जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है यहीं पे अभी कंप्लीट कर रही हूँ। और इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग जो है वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप लोग कभी लाइक नहीं करते। पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों नहीं लाइक करते, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देती है कि हम अपने काम को और अच्छे से करें। लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लाइक और सब्सक्राइब करते हो। सो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो हम थर्ड पार्ट और आएगा इसका, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उस वीडियो में इसका जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, इस तरीके से डिस्कस करेंगे ना, जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन आंसर को। आप समझ के जो है, आप पूरा जो अगर आपको समझ आ जाएगा ना, तो आप समझ के भी आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन।